नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कोविड-19 के पश्चात स्मार्ट सिटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी को 5 साल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021, आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 और राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 और 3 में गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था दोनों से ही है। यह केंद्रित है कोविड-19 के पश्चात स्मार्ट सिटी पर। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी से संबंधित मिशन को 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरों को एक बेहतर बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करना था और स्मार्ट सॉल्यूशंस के माध्यम से अपने नागरिकों को एक अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करना था। यूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी क्या होता है, इसको लेकर एक निश्चित परिभाषा का अभाव है। फिर भी सामान्य तौर पर स्मार्ट सिटी को एक ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां भौतिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण व्यापक सुधार हुए हों। उल्लेखनीय है कि किसी भी देश में समृद्धि और विकास के साथ ही शहर के लोगों के जीवन की गुणवत्ता के विकास के लिए भी स्मार्ट सिटी को काफी आवश्यक माना जाता है। यह समझा जाता है कि यदि शहरों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है तो स्वाभाविक रूप से शहर अधिक लोगों को आकर्षित करेगा और इस प्रकार से उस शहर विशेष में अधिक निवेश देखा जाएगा। साथ ही साथ इसके तहत वैश्विक रूप से स्वीकार्य स्मार्ट सिटी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी शामिल किया जाता है, जिसमें उच्च स्तर की कनेक्टिविटी पर बल दिए जाने के साथ ही विभिन्न एजेंसियों के द्वारा डाटा कलेक्शन, सरकार और नागरिकों के मध्य डेटा के आदान प्रदान पर भी बल दिया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि भारतीय शहरों में इसके तहत जो विविध प्रकार की कमियां देखी जाती हैं, उनको भी स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से दूर किया जा सके। हमें यह समझना होगा कि आज के स्मार्ट सिटी की संकल्पना में ऐसी बातों को शामिल किए जाने पर बल दिया जाता रहा है जो उस शहर में परिवहन की समस्या का निवारण कर सकें, उस शहर के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें, उस देश विशेष में बेहतर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे और साथ ही साथ इसके तहत बेहतर पर्यावरण, बेहतर गवर्नेंस और बेहतर जीवन की संरचना पर भी काफी बल दिया जाता है। हम इसके तहत ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय शहरों में अवसंरचना के अंतर्गत अंतराल देखे जाते हैं, जलापूर्ति और कचरा प्रबंधन के साथ ही ट्रांसपोर्ट प्रबंधन को लेकर जिस तरीके की कमियां देखी जाती हैं, उन सभी को निवारित किए जाने के संदर्भ में स्मार्ट सिटी को एक बेहतर उपाय माना जाता है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहरी और नागरिक सुरक्षा में सुधार के साथ ही नगरपालिका सेवाओं की दक्षता में भी सुधार किया जाता है, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शहरों को अधिक जीवंत, व्यवहारिक और स्थिर बनाने में किया जाता है। शहरी विकास मंत्रालय ने इसके तहत 24 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जिन्हें शहरों को अपनी स्मार्ट सिटी योजना में संबोधित करना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से जल आपूर्ति और जल से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी शामिल किया गया है, जिसमें जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट मीटर का प्रबंधन, रिसाव की पहचान, निवारक रखरखाव और पानी की गुणवत्ता को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी का विकास किए जाने के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण मॉडलों की पहचान की गई है, जिसमें रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और ग्रीनफील्ड काफी महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं रेट्रोफिटिंग की, तो रेट्रोफिटिंग एक ऐसी संकल्पना होती है जो मौजूदा क्षेत्र को ही अधिक कुशल और रहने योग्य बनाने के लिए मौजूदा निर्मित क्षेत्र में परिवर्तन को आगे बढ़ाती है। इसमें नागरिकों के परामर्श से 500 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले क्षेत्र की पहचान की जाती है और उसमें कुछ सुधारों पे बल दिया जाता है। इस प्रकार के रेट्रोफिटिंग वाले विकास के तहत कोशिश की जाती है कि उस शहर में जो उत्सर्जन देखा जा रहा है वह शून्य उत्सर्जन पर लाया जा सके और साथ ही साथ उस शहर विशेष में बेहतर बिजली और जल आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ उस शहर में
बेहतर नेटवर्क और ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और सभी क्षेत्रों का बेहतर सीसीटीवी सर्विलांस भी किया जा सके। साथ ही साथ उस क्षेत्र विशेष में बेहतर लाइटिंग, ट्रैफिक और पार्किंग मैनेजमेंट के साथ ही बेहतर रोड और साइकिल ट्रैक आदि को भी बनाने पर बल दिया जाता है। जब हम बात करते हैं पुनर्विकास की, तो इसमें नागरिकों के परामर्श से शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्र की परिकल्पना की जाती है और इसमें पहले से विद्यमान ढांचे में सुधार करने के साथ ही नए प्रकार के ढांचे को भी बनाने पर बल दिया जाता है। इसके विपरीत जब हम ग्रीन फील्ड विकास की बात करते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से पहले से खाली पड़े क्षेत्र का विकास करने पर बल दिया जाता है, जिसमें विशेष रूप से गरीबों के लिए भी किफायती आवास के प्रावधान किए जाते हैं। हाल के समय में जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उससे संबंधित जरूरतों को पूरा किए जाने के लिए शहरों के आसपास नवीन विकास यानी ग्रीन फील्ड विकास की आवश्यकता को काफी महत्वपूर्ण रूप से महसूस किया जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन को प्रारंभ किए जाने के बाद 2020 और उसके बाद से जिस प्रकार से महामारी का प्रभाव भारतीय शहरों पर देखा गया है, उससे स्मार्ट सिटी मिशन पर काफी प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। मुख्य रूप से कोविड-19 के पश्चात स्मार्ट सिटी के सभी अंगों में से स्वास्थ्य क्षेत्र पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाने लगा है, जिसके तहत ऐसे क्षेत्रों का विकास और शहरों का विकास किए जाने पर बल है जो सूचना के प्रसार, सामुदायिक भागीदारी और बेहतर स्वास्थ्य सहायता समर्थन उपायों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा का उद्धार कर सके। और इसी के चलते बहुत सारे स्मार्ट सिटी के प्रावधानों को हमने कोविड-19 उपचार में ही लगा दिया है। बहुत सारे विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि एक बार कोविड-19 के समाप्त होने के पश्चात हमें अपनी स्मार्ट सिटी की संकल्पना में कुछ ऐसे सतत उपायों को भी शामिल करना होगा जो कोविड-19 के पश्चात एक नवीन प्रकार के मिशन की ओर कार्य कर सके, जिसके तहत हमें कोविड-19 के पश्चात अपने भारतीय शहरों में कुछ अन्य विशेषताओं को भी जोड़े दाने पर बल देना होगा, जिसमें शहरों में लोगों के आवागमन को बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत साइकिल चालकों के साथ ही पैदल चालकों की भूमिका को भी बेहतर बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ शहरों में हरियाली को बढ़ावा दिए जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुले पार्कों की व्यवस्था की जानी चाहिए और शहरों में आधुनिकता को अपनाने के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए भी उपयुक्त प्रयासों को करना होगा, जिसके तहत तकनीक का प्रयोग करते हुए हम वायु, ध्वनि व जल प्रदूषण के मापन के लिए सेंसर्स आदि की व्यवस्था को कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें नागरिकों को सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट के साथ भारतीय शहरों में कचरे से महत्वपूर्ण पदार्थों को निकालने से संबंधित तकनीक के विकास को भी आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हमें शहरों के निर्माण में नागरिकों की भी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा, जिसके तहत शहरी नियोजन प्रक्रिया में नागरिकों से समय समय पर फीडबैक लिया जाना चाहिए और इसके लिए केवल ऑनलाइन ही व्यवस्था ना हो, अपितु ऑफलाइन भी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से हाल के समय में स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार के साथ बुनियादी सेवाओं के विकास पर काफी बल दे रही है और इसके माध्यम से शहरों का विकास किया जा सकता है, जो भारत को सतत विकास लक्ष्यों की प्राथमिकताओं को भी पूरा किए जाने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह केंद्रित है आईबीसी को 5 साल पूरे होने से, जिसे हम इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाली खराब ऋण समस्याओं से निपटना था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के द्वारा दिवालिया कंपनियों से जुड़े दावों को हल करने के लिए 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को प्रस्तुत किया गया था। यह समयबद्ध तरीके से कॉरपोरेट कंपनियों के साथ ही व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए अधिनियमित किया गया
था। आईबीसी पहले से विद्यमान रहे बहुत सारे कानूनों को अपने में समेकित करती है ताकि सभी वर्गों के देनदार और लेनदारों के लिए दिवाला समाधान के संदर्भ में एक साझा मंच तैयार किया जा सके। आईबीसी में कहा गया है कि तनावग्रस्त कंपनी की समाधान प्रक्रिया को अधिकतम 270 दिनों में पूरा कर लिया जाना चाहिए। इसके तहत सबसे पहले दो महत्वपूर्ण शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए, जिसमें दिवाला और दिवालियापन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिवाला या इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्थिति होती है जहां व्यक्ति या कंपनियां अपना बकाया कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर दिवालियापन या बैंकरप्सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी अदालत के द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और इसको हल करने के लिए और लेनदारों की रक्षा के अधिकार के लिए उचित आदेश पारित कर दिए जाते हैं। इस रूप में यह कर्ज चुकाने में असमर्थता की कानूनी घोषणा को दर्शाता है। आईबीसी के संदर्भ में समय समय पर सुधार होते देखे गए हैं, जिसके तहत इस साल मार्च में लघु और मध्यम श्रेणी के उपक्रमों से संबंधित उद्योगपतियों और कंपनियों को बचाए जाने के संदर्भ में सरकार ने घोषणा की कि जो आईबीसी की प्रक्रिया है उसके तहत दिवालिया होने की सीमा को अब 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाएगा ताकि कंपनियों को कोरोना वायरस की महामारी का बेहतर तरीके से सामना कराया जा सके। इस रूप में हमें ये याद रखना चाहिए कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत दिवालिया होने की सीमा को अब 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी आईबीसी तब लागू होगी जब मामले का संबंध 1 करोड़ रुपए से अधिक का होता है। साथ ही साथ आईबीसी के द्वारा दिवालापन के समाधान की सुविधा के लिए विभिन्न संस्थाओं का भी निर्माण किया गया है, जो आपको याद रखना चाहिए। इसमें दिवाला पेशेवरों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो लाइसेंस युक्त पेशेवरों का एक विशेष संवर्ग है। ये पेशेवर समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं और साथ ही साथ दिवालियेपन की प्रक्रिया से संबंधित सभी पक्षों को निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया में सहायता देने के लिए उपयुक्त जानकारी भी प्रदान करते हैं। इसके तहत दिवाला पेशेवर एजेंसियों की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो दिवाला पेशेवरों को अपने साथ पंजीकृत करती है और ये एजेंसियां दिवाला पेशेवरों को प्रमाणित किए जाने के लिए और उनके प्रदर्शन के लिए आचार संहिता लागू करने के लिए परीक्षा भी आयोजित करती है। यदि हम बात करें सूचना उपयोगिताओं की, तो सूचना उपयोगिताओं में इस प्रकार की जानकारी रखी जाती है जिसका संबंध ऋण, देनदारी या चूक आदि के रिकॉर्ड से होता है, ताकि दिवालियेपन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। भारत में आईबीसी के तहत दिवालियेपन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाए जाने के लिए विविध प्रकार के निर्णायक प्राधिकरणों की भी स्थापना की गई है, जिसमें समाधान प्रक्रिया की कार्यवाही का निर्णय करने के लिए कंपनियों के संदर्भ में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी की भूमिका होती है और व्यक्तियों के संदर्भ में यह भूमिका ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है। यानी जब कंपनियों के संदर्भ में दिवालियेपन की कार्यवाही चलेगी तो वह एनसीएलटी द्वारा की जाएगी और यदि व्यक्तियों के संदर्भ में यह प्रक्रिया चलेगी तो उसे डीआरटी द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें अधिकारियों के कर्तव्यों को भी वर्णित किया गया है, जिसके तहत वह किस प्रकार से समाधान प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, दिवाला पेशेवर नियुक्त कर सकते हैं और इसके संदर्भ में किस प्रकार से उनको अंतिम निर्णय तक पहुंचना होगा। आईबीसी के द्वारा दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की भी स्थापना की गई है, जो संहिता के तहत स्थापित किए गए दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं आदि को विनियमित किए जाने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है और इस बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ही वित्त, कॉर्पोरेट मामले और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। यदि हम आईबीसी के 5 साल के मूल्यांकन की बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार अब तक आईबीसी द्वारा काफी सफलतापूर्वक कार्य किया जाता रहा है। हालांकि इसमें कुछ और सुधारों की भी आवश्यकता है, जिसके तहत सबसे पहले तो हमें एनसीएलटी से संबंधित जो सीटें हैं और सक्षम पेशेवर हैं उनको नियुक्त करने की संख्या को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत सबसे पहले हमें राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से संबंधित बेंचों की संख्या को बढ़ाने और अधिक सक्षम पेशेवरों को नियुक्त करने की आवश्यकता है, ताकि कंपनियों से संबंधित दिवालापन प्रक्रिया का
बेहतर ढंग से समाधान किया जा सके। साथ ही साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आईबीसी प्लेटफॉर्म का प्रयोग रिकवरी के रूप में ना किया जाए, अपितु एक रेजोल्यूशन उपकरण के रूप में किया जाए, जिसके तहत हाल में ये देखा जा रहा है कि किसी कंपनी से पैसा वापस लेने के लिए आईबीसी प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किंतु कई बार समस्याओं के चलते कोई कंपनी पैसा वापस नहीं कर पाती है, जिससे दोनों ही पक्षों को हानि होती है। तो आईबीसी प्लेटफॉर्म को इस तरीके से विकसित किए जाने की आवश्यकता है कि जिसने पैसा दिया है उसको भी लाभ हो और जिसने पैसा लिया है वह भी एक बेहतर उपाय के साथ सामने आ सके, जिसके तहत जनता को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों के बारे में बताया जाना होगा, ताकि वे लोक अदालत आदि में जाकर भी अपनी समस्याओं का निवारण कर सके। साथ ही साथ सरकारों को यह भी कोशिश करनी होगी कि वह आईबीसी की परिधि से ऐसे क्षेत्रों को बाहर करे जिसके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है, जिससे कंपनियों के संदर्भ में आईबीसी को आगे बढ़ने में संसाधनों और समय की बचत हो। साथ ही साथ हाल में यह भी देखा गया है कि आईबीसी द्वारा स्थापित किए गए विविध प्रकार के न्यायिक प्राधिकरणों में समयबद्ध आधार पर नियुक्ति नहीं होती है, जिसके तहत कंपनियों के संदर्भ में न्याय निर्णय करने वाली संस्था एनसीएलटी और व्यक्तियों के संदर्भ में न्याय निर्णय करने वाली संस्था डीआरटी में जो न्यायाधीश आदि हैं उनकी संख्या काफी कम है, जिसको समयबद्ध आधार पर बढ़ाए जाने के साथ ही खाली पड़े पदों को भी समयबद्ध आधार पर भरे जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यूं तो हम आईबीसी के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में विद्यमान जो बुरे ऋण की समस्या है, एनपीए आदि की समस्या है, उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई और सरकार को भी बैंकिंग व्यवस्था में विद्यमान एनपीए संकट का समय रहते निवारण करना होगा, तभी हम आईबीसी को बेहतर ढंग से संचालित कर पाएंगे और हाल के समय में जिस प्रकार से आईबीसी पर अधिक बोझ देखा गया है उसको भी कम कर पाने में सक्षम होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 से। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी और दिल्ली विधानसभा और सरकार के मध्य शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए जाने के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। इसके माध्यम से कई नवीन परिवर्तनों को लाया गया है, जिसके द्वारा विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के संदर्भ में अब सरकार शब्द का संबंध उपराज्यपाल से जोड़ दिया गया है। इसमें कुछ और भी धाराएं महत्वपूर्ण हैं, जिसके तहत धारा 24 विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति से संबंधित है, जिसमें उन स्थितियों का उल्लेख किया गया है कि किन मामलों में उपराज्यपाल कुछ मामलों में राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके तहत उपराज्यपाल ऐसे बिलों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं जो दिल्ली के उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम करता हो, और साथ ही साथ ऐसे बिलों को भी सुरक्षित रख सकते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा ऐसा करने को कहा गया हो। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम में उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए उन विधेयकों को भी आरक्षित रखने की आवश्यकता होगी जो किसी न किसी रूप में विधानसभा की शक्तियों के दायरे के बाहर हैं। यानी इस रूप में अब उपराज्यपाल किसी भी प्रकार के बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें धारा 33 को भी आपको याद रखना होगा, जिसमें विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित किए जाने के संदर्भ में विधानसभा द्वारा नियम बनाए जाने का प्रावधान है। 2021 के एनसीटी अधिनियम में कहा गया है कि ऐसे नियम लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुरूप ही होने चाहिए जो किसी न किसी रूप में दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र को सीमित कर देता है। यदि हम बात करें धारा 44 की, तो यह है कार्य व्यवसाय के संचालन से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया है कि निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए सभी कार्यकारी निर्णय उपराज्यपाल के नाम से होने चाहिए और इसके संदर्भ में उपराज्यपाल को जो मामलों के संदर्भ में निर्णय लिया गया है उसमें उपराज्यपाल अपने सुझाव भी दे सकते हैं और मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यवाही करने से पहले
उपराज्यपाल की राय भी ली जानी चाहिए। यानी यह एक तरीके से उपराज्यपाल को ज्यादा महत्वपूर्ण वरीयता दे देता है दिल्ली सरकार पर। इसी के चलते अधिनियम की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती रही है। मुख्य रूप से इसकी आलोचना केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां दिए जाने और दिल्ली सरकार को इसकी तुलना में कम अधिकार दिए जाने के संदर्भ में की गई है। हालांकि हाल के समय में इस बात को भी इंगित किया गया है कि किस प्रकार से संशोधन अधिनियम में दिल्ली की विधानसभा की शक्तियों को कम करने से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, जिसके तहत संशोधन के माध्यम से दिल्ली की विधानसभा की स्वतंत्रता को छीना गया है, क्योंकि इसके प्रावधानों के तहत विधानसभा अब प्रशासन के दैनिक मामलों से संबंधित चर्चा नहीं कर सकती और प्रशासनिक निर्णय से संबंधित किसी प्रकार की जांच को भी नहीं कर सकती है। इस प्रकार की जो सीमा है वह दिल्ली विधानसभा से संबंधित समितियों पर भी लगाई गई है, जो किसी न किसी रूप में विधायी स्वतंत्रता पर आघात ही करती है। हमें राजनीतिक व्यवस्था के तहत ये याद रखना होगा कि विधानसभाओं का निर्माण इसलिए किया जाता है कि वह कार्यपालिका यानी सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रख सके, लेकिन यदि विधानसभा की ही शक्तियों को कम कर दिया जाएगा तो इससे जो संवैधानिक रूप से विधायिका कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराती है वह इसको नहीं कर पाएगी, और यदि उसको इस कार्य से रोका जाता है तो विधायी स्वतंत्रता पर आघात के समान ही होगा, जिसको निवारण करने के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है और इसके संदर्भ में समयबद्ध आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 और 3 में पॉलिटी और आंतरिक सुरक्षा से है। यह संबंधित है आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 से। हाल ही में कानून मंत्रालय द्वारा 30 जून 2021 को आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश अधिसूचित किया गया। यह अध्यादेश आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे हुए कर्मचारियों को किसी भी आंदोलन या हड़ताल में भाग लेने से रोकता है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल में ही सरकार ने विविध प्रकार की आयुध निर्माण कंपनियों से संबंधित बोर्ड्स के निगमीकृत किए जाने का एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके विरोध में इससे संबंधित 76,000 कर्मचारियों ने यह घोषणा की है कि वह इसका विरोध करते हैं और इसके विरोध के लिए वह 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस रूप में आयुध निर्माण बोर्ड से संबंधित 76,000 कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल से रोकने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार के अध्यादेश को अधिसूचित कर दिया गया है। अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार हड़ताल को अवैध बना दिया गया है और कोई भी व्यक्ति हड़ताल को करेगा तो उसे 1 साल का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ कोई दूसरे को हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाएगा तो ऐसे व्यक्ति को भी 2 साल तक की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके तहत यह भी कहा गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के बाद उसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और इस प्रकार का जो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसका उद्देश्य भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना ही है। अधिसूचना के अनुसार रक्षा उपकरण, सेवाएं और संचालन के उत्पादन में शामिल कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है और इसके माध्यम से ऐसे कर्मचारी जो सेना से जुड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों का रखरखाव करते हैं और रक्षा उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव से संबंधित हैं, ऐसे कर्मियों को अध्यादेश के दायरे में लाया जाएगा। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लगभग 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के एक लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और इसके माध्यम से आयुध निर्माण बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण करने का प्रस्ताव मान लिया गया था। जब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी आयुध निर्मात्री बोर्ड की, तो ये आयुध कारखानों और संबंधित संस्थानों के लिए एक छत्र निकाय है जो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। पहला भारतीय आयुध कारखाना 1712 में डच फैक्ट्री द्वारा गन पाउडर फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के रूप में स्थापित किया गया था। निगमीकरण से पहले आयुध निर्मात्री बोर्ड 41 गोला बारूद और सैन्य उपकरण से संबंधित सुविधाओं का संचालन कर रहा था, जिसे अब 7 राज्य के स्वामित्व वाले निगमों में शामिल कर लिया गया है। यानी इसके माध्यम से सरकार के लिए गोला बारूद और अन्य प्रकार के सैन्य उपकरण बनाने वाले विविध कंपनियों को आयुध निर्मात्री बोर्ड के तहत अधिक
प्रोफेशनल निगमीकृत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसका अनेक आधारों पर विरोध भी किया गया है। निगमीकरण के संदर्भ में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। इससे अंततः जो रक्षा सेवा से संबंधित विविध प्रकार के कारखाने हैं उनका निजीकरण कर दिया जाएगा, और चूंकि इस पूरे माहौल में काफी मांग और आपूर्ति की अनिश्चितता है तो इससे आगे चलकर और समस्याएं बन सकती हैं। साथ ही साथ इसके माध्यम से यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि इससे आगे चलकर सरकारों का नियंत्रण भी कम हो सकता है, जो कई सारे कर्मियों को उनकी नौकरी से भी निकाल सकता है। इसी के चलते इसका लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में सरकार भी प्रयास कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह संबंधित है भारत मालदीव संबंध और वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस से। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच संबंध काफी उतार चढ़ाव से गुजरते देखे गए हैं। विशेष रूप से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन, जिन्होंने 2013 से 2018 के काल में शासन किया था, उनके काल में भारत मालदीव संबंधों में काफी गिरावट देखी गई थी, क्योंकि अब्दुल्ला यामीन के द्वारा भारत की तुलना में चीन को अधिक प्राथमिकता दी गई। हालांकि निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के काल में भारत और मालदीव के मध्य संबंध काफी बेहतर हुए हैं, जिसके तहत 2018 के बाद से ही काफी विकासात्मक और रक्षा सहयोग को देखा जा रहा है। हालांकि मालदीव के मीडिया में समय समय पर भारत के विरोध के स्वर उठते रहते हैं, जिसके तहत यह आशंका व्यक्त की जाती रही है कि भारत मालदीव में रक्षा सहयोग के माध्यम से मालदीव को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहा है, और इसी के चलते अनेक बार मालदीव सोशल मीडिया पर इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया जाता रहा है। हाल ही में भारतीय हाई कमिश्नर ने इसका संज्ञान लिया है और मालदीव उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर इसके संदर्भ में कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है। इसके तहत भारत के मालदीव में स्थित मिशन से संबंधित कर्मियों को उच्च स्तर की सुरक्षा दिए जाने की बात की गई है, जिसके संदर्भ में वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम बात करते हैं राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन यानी वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों के संदर्भ में एक रूपरेखा को परिभाषित करती है। यानी एक देश का राजदूत जब दूसरे देश में निवास करता है तो उसको किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए, इसके संदर्भ में 1961 के वियना कन्वेंशन में बात कही गई है। इसे 1961 में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित राजनयिक अंतरक्रिया और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा अपनाया गया था। यह राजनयिक मिशन के विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट करता है, जो राजनयिक यानी डिप्लोमेट्स को मेजबान देश द्वारा जबरदस्ती या उत्पीड़न के डर के बिना अपना कार्य करने में सक्षम बनाता है। साथ ही साथ यह राजनयिकों को कुछ विशेष प्रकार की छूट और उन्मुक्ति भी प्रदान करता है, ताकि किसी डिप्लोमेट को मेजबान देश के कानूनों के अनुसार अभियोजन का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ वियना कन्वेंशन यह भी मानता है कि डिप्लोमेट यानी राजनयिक के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति एक रूप में अनुलंघनीय है और उसे हिरासत में लेकर या गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। वियना कन्वेंशन डिप्लोमेट्स यानी राजनयिकों को विविध प्रकार की स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान करता है, जिसके तहत मेजबान देश को राजनयिक मिशन के परिसर की तलाशी लेने या उसकी संपत्ति या दस्तावेज को जब्त करने से रोकने का भी प्रावधान किया गया है, और यह कोशिश की गई है कि किसी मिशन और उसके देश के मध्य मुक्त संचार की भी अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि वियना कन्वेंशन दूतों को निष्कासित करने के संदर्भ में भी कुछ अधिकारों का उल्लेख करता है, जिसमें उन व्यावसायिक गतिविधियों आदि का भी उल्लेख है जो राजनयिक उन्मुक्ति के तहत नहीं आते हैं। इस रूप में वियना कन्वेंशन को दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण संधि माना जा सकता है, जिसके माध्यम से दो देश बेहतर तरीके से संबंध बना पाने में सक्षम होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, स्मार्ट शहरों के प्रतिमान की समीक्षा करने के लिए महामारी एक उल्लेखनीय अवसर के रूप में सामने आई है। कथन की जांच करें।
15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है 2016 में अधिसूचित दिवाला और दिवालियापन संहिता कॉरपोरेट संकट को दूर करने और इसके कार्यान्वयन के बाद से वित्तीय क्षेत्र में खराब ऋणों के संचय के लिए प्रमुख तंत्र रहा है। इसकी प्रभावशीलता और अग्रगामी मार्ग पर चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप स्मार्ट शहर का परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप स्मार्ट सिटी मिशन का परिचय देते हुए इसकी विशेषताओं को बताएंगे और कोविड-19 से जनित चुनौतियों की पृष्ठभूमि में स्मार्ट सिटी की चुनौतियों को भी व्याख्यायित करेंगे। फिर आप चुनौतियों के निवारण उपायों की व्याख्या करेंगे और एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप दिवाला और दिवालियापन संहिता का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप आईबीसी की महत्वपूर्ण विशेषताओं और संरचना का उल्लेख करेंगे। फिर आप इससे संबंधित चुनौतियों की व्याख्या करेंगे और चुनौतियों के निवारण के संबंध में कुछ बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।